बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर्स में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे सबसे पहले जी बाजोड़ मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से। इस पे जो है वो डॉन में आया हुआ है कि बाजोड़ का जो मिलिट्री ऑपरेशन है इसके कुछ पहलुओं को देखने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई जो इंडिया और यूएस है उनकी दूरी हो रही है, तो मोदी साहब के पास क्या ऑप्शन है, वो है चाइना का। तो मोदी साहब जो है वो अमेरिका को प्रेशराइज करने के लिए जो है वो 7 सालों में पहली बार जो है वो चाइना का विजिट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी बाजोड़ के मिलिट्री ऑपरेशन की, जो कि आपने देखा कि तकरीबन एक हफ्ता पहले जो है वो स्टार्ट हुआ और उस पर काफी ज्यादा जो है वो अभी भी शोर वाबेला हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो कंसेंसस बिल्ड नहीं हो सका। फियर एंड लॉथिंग इन बाजोड़ एस मिलिट्री ऑपरेशन लूम्स। ठीक है, कि एक तरफ से खौफ है और दूसरी तरफ से नफरत है। खौफ और नफरत जो है वो इस टाइम पे हम बाजोड़ के अंदर देख रहे हैं। और ये डॉन के अंदर जो है पूरी स्टोरी इसकी आई हुई है आज की, कि भाई किस तरह से बाजोड़ का ऑपरेशन किया जा रहा है और क्या वहां जरूरत है इसकी या नहीं। और अगर जरूरत है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिर वहां पे नफरत किस चीज की है। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो है वो मिलिट्री ने या एस्टेब्लिशमेंट ने इसको हैंडल करने की कोशिश की है, वो उसके के तौर पे जैसे पीटीआई इसको हैंडल कर रही है, वो इजाजत नहीं दे रही। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब वहां पे जिरगे बैठे हुए हैं, तो ये काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वहां पे बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें जो है वो सबसे पहले जी बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि नया जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया है ऑपरेशन सरबकफ के नाम से। तो सबसे पहले तो आप इसका नाम याद होना चाहिए, ऑपरेशन सरबकफ। और ये 28वां ऑपरेशन है। ठीक है, यानी 28वां ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इन मिलिटेंट्स के खिलाफ। लेकिन हमें ये कहा जा रहा है कि जो पहले 27 ऑपरेशन है उनमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल सकी। कामयाब जरूर हुए, लेकिन उस तरह से जिस तरह से हम ये चाह रहे थे। जाहिर बात है, अगर कामयाबी होती एक पहले पे ही तो फिर दूसरी बार हमें ना करना पड़ता, दूसरे पे होती तो तीसरी बार ना करना पड़ता। सो बार बार करने का पर्पज ही ये है कि हम कामयाब नहीं हो पा रहे, चाहे उसमें हमारे जो है वो इंटरनल प्रॉब्लम्स हों। ठीक है, या चाहे हम ये देख लें कि भाई अफगानिस्तान के अंदर उनकी सेफ हेवन्स मौजूद हैं और वहां से उन्हें सपोर्ट मिली हुई है, तो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। क्योंकि सिर्फ वॉर से अकेले हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि हमें साथ में डिप्लोमेसी भी जो है वो चाहिए। तो बाजोड़ के अंदर जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये टीटीपी के खिलाफ है और आईएसकेपी के खिलाफ है। ठीक है, जो आईएसआईएस की खुरासान ब्रांच है उसके खिलाफ है बेसिकली। और ये दोनों ही, टीटीपी भी पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ऑपरेट कर रही है और धमाके करती है, और आईएसकेपी भी। और इस रिसेंट टाइम पे पाकिस्तान जो है वो उसमें बहुत ज्यादा जो है वो अटैक हो रहे हैं टीटीपी की तरफ से, अगर आप देखें तो। अब ये हो रहा क्यों है जी, इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मिलिटेंट अटैक्स हैं उनमें काफी ज्यादा इजाफा हो गया। ठीक है, सर्ज उसमें देखने को मिली है और काफी ज्यादा इजाफा हुआ है 2025 के खासकर के अकॉर्डिंगली। अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान का रैंक जो है वो टॉप पे इस टाइम पे टेररिस्ट जो है वो धमाकों के अंदर। और इसमें आपने देखा कि 2023 के अंदर भी एक पॉलिटिशियन जो है वो उनकी शहादत हुई। इसी तरह से जेयूआई की रैली के ऊपर जो है वो अटैक हुआ बाजोड़ में, 50 से ज्यादा लोग शहीद हो गए वहां पे। ठीक है, तो पॉलिटिकल और गवर्नमेंट फिगर्स जो है उनको अटैक किया जा रहा है बाजोड़ के अंदर। तो बाजोड़ के अंदर जो ये, क्योंकि ट्राइबल एरिया है, सारे का सारा जो है वो अफगान बॉर्डर है। ठीक है, और ड्यूड लाइन है सारी। तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये बेसिकली क्या है जी, हॉट स्पॉट्स हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सब ज्यादा जो है वो मिलिटेंट्स मौजूद हैं और वो कभी पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं और कभी नीचे आके जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो है या हुकूमत की रेट को चैलेंज करते हैं। और वो यहाँ पे रीग्रुपिंग कर रहे हैं, दोबारा से अपने आप को जो है वो ताकतवर कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं, आपने देखा जब ये सारे का सारा कर्फ्यू वहां पे लगाया गया 6 दिन पहले, तो उसके खिलाफ भी जो है वो हमें तकसीम देखने को मिली। जो है वफाक जो है वो उसने कुछ और कहा, क्योंकि उसने तो ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया मिलिट्री के साथ मिलके, और जो सूबा है वो कुछ और कर रहा है। और वहां के जो लोग हैं वो भी जो है वो इस टाइम पे देख रहे हैं कि भाई वफाक और सूबा शायद उनके साथ दोनों ही गेम खेल रहे हैं और असल में उनको ही जो है वो कुर्बानी का बकरा जो है बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। फिर आपने देखा जो है जैसे वो उन्होंने अमर मार्च किया। कर्फ्यू और कम्युनिकेशन जो है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया गया 3 दिन का सबसे पहले, और 3 दिन जो है वो काफी मुश्किल से गुजरे उनके। ठीक है, बहुत सारे बाजोड़ के पार्ट्स के अंदर, हिस्सों के अंदर, और मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह यहाँ पे सस्पेंड कर दिए गए और उनकी विल के खिलाफ। अब देखिए ये जो ऑपरेशन हुआ, इससे पहले के जो ऑपरेशन थे वो थोड़ा डिफरेंट थे। ठीक है, उसमें जो है वो विल मौजूद होती, लोगों की जो है वो राय मौजूद होती, मर्जी मौजूद होती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। ठीक है, तो जिरगा लीड मेडिएशन एफर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो लोकल लीडर्स जो हैं अब उनको जो है वो बनाया गया है साहबजादा हारून रशीद साहब को इंचार्ज, कि भाई आप जो है वो मेडिएट करें टीटीपी से, कि भाई फुल फ्लेज जो वॉर है उसको अवॉइड किया जाए और वो वापस चले जाएं। वापस कहाँ चले जाएं, या तो अफगानिस्तान चले जाएं या फिर जो है पहाड़ों पे वापस चले जाएं। यानी वो हुकूमत को जो आके तंग कर रहे हैं या यहाँ पे जो
उनकी सरगर्मियां हैं शहरों के अंदर, इसको बंद कर दें और वापस चले जाएं। लेकिन फिलहाल क्योंकि अब अथॉरिटी तो उनके पास है नहीं, जाहिर बात है पीटीआई गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमत जो है वो कुछ और कह रही है, क्योंकि वो अलाउ नहीं कर रही, ठीक है, या कर रही है अलाउ, लेकिन इमरान खान साहब अलाउ नहीं कर रहे, तो उनका इमरान खान साहब का अलग इशू है। तो पीटीआई खुद जो है वो दो हिस्सों के अंदर तकसीम है इस टाइम पे, अगर आप देखेंगे। इसी तरह से वफाक जो है वो उस टाइम पे ऑपरेशन कर रहा है, तो उनके चैलेंजेस डिफरेंट है। तो काफी ज्यादा मुश्किल है कि किस तरह से जो है वो बातचीत उनके साथ की जाए अथॉरिटी के अंदर। अब फियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो हर बार जब भी ऑपरेशन होता है, जाहिर बात है ये 28वीं बार है, तो जब भी ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में अब ये अगर कहा जाए कि भाई 70 लोग जो है वो गुनाहगार हैं, तो 30 लोग बेगुनाह भी तो उसके अंदर शहीद हो रहे हैं, हालांकि इससे ज्यादा है, लेकिन जाहिर बात है वो हो रहे हैं। तो सिविलियंस जो हैं वो इस बार भी खौफजदा हैं कि फिर से जो है वो डिस्प्लेस हो गए। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अमन मार्च किया, सफेद झंडे उठाए, और वो इतनी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, लेकिन शायद इससे जो है वो हुकूमत को फर्क नहीं पड़ रहा, और उन्हें इस बात का अंदाजा है कि जैसे ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म हुआ था 2014 के अंदर, ठीक है, और उसके नतीजे के तौर पे बहुत बड़ी जो है वो डिस्प्लेसमेंट हुई थी वहां से, ठीक है। तो अब भी जो है कहा जा रहा है तकरीबन 1250 के करीब जो फैमिलीज हैं लोहे मंद से जो है वो वहां से निकल गई हैं, या अपने आपको रजिस्टर करवा लिया कि हम वहां से मूव कर रहे हैं। और पॉलिटिकल जो पुशबैक है अगर उसकी बात की जाए, तो केपी के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं गंडापुर साहब, जाहिर बात है वो पहले उन्होंने हामी भरी, उसके बाद जब इमरान खान ने उन्हें प्रेशराइज किया कि भाई आपने ऑपरेशन की इजाजत नहीं देनी, तो अब वो ट्राइबल लीडर से बातचीत कर रहे हैं और जिरगे जो है वो होस्ट कर रहे हैं, और एक सीरीज ऑफ जिरगे हैं, तो उसमें जो है वो होस्ट कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से जिरगों के थ्रू ये मामला निपटाए जाए, क्योंकि वो एरिया यानी जो हमारे जो अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर एरियाज है, सारी बात है यहाँ पे इनका जो है वो पख्तूनवली कल्चर एक अपना कल्चर है, जो जिरगा कल्चर है वो उसको ज्यादा मानते हैं, और डिस्प्लेसमेंट से बचने की कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी तादाद में दोबारा से जब लोग यहाँ से मूव करेंगे तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इनको मैनेज करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिरगा है बेसिकली लोग ये चाह रहे हैं कि भाई उसके पास पावर होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो निगोशिएट कर सके अफगान तालिबान से भी, ताकि लॉन्ग टर्म पीस जो है वो आ सके। लेकिन जाहिर बात है जिरगे के पास ये अथॉरिटी होना मुश्किल है, क्योंकि जिरगा तो वहां के लोकल जो है वो उसके हिसाब से बात करेगा। लेकिन अब अगर हम ये बात करें कि वफाक जो है जब तक सामने नहीं आएगा, या जब तक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट खुद जो है वो इन मामलात को आगे लेके नहीं चलेगी, तब तक जो है वो जिरगा कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश ये है कि वहां पे ऑपरेशन किया जाए, इसीलिए उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया। लेकिन जैसा कि अब कहा जा रहा है कि भाई ये पहला ऑपरेशन है जिसमें लोगों से राय नहीं ली गई, या जो पॉलिटिकल सेंसस था वो बिल्ड नहीं किया गया। यानी जैसे आपने देखा कि पहले जब भी ऑपरेशन होता तो ऑल पार्टीज जो है वो कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें बिठाया जाता और कहा जाता भाई देखो मुल्क की जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, और नेशनल सिक्योरिटी को खतरे की वजह से हम जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अचानक से ये स्टार्ट कर दिया गया, तो अब जो है वो तकसीम जो है वो हो रही है। वफाक कुछ और चाह रहा है, पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर तकसीम है, वहां के लोकल लोग जो हैं वो बेचारे हर बार की तरह कुर्बानी का बकरा बन रहे हैं। अब हालात ये हैं वहां पे कि पाकिस्तान का अगर आप रैंक देखेंगे तो पाकिस्तान सेकंड है मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री के अंदर, यानी दूसरे नंबर पे आप अंदाजा कर लें, 200 से ज्यादा ममालिक है दुनिया के अंदर और पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। और पहले नंबर पे कौन सा है जी? बरकोनिया फ्रांसो, जिसका आपने नाम भी कभी नहीं सुना होगा। तो अब उसके साथ पाकिस्तान को जो हम ये कह रहे हैं बड़े प्राउड से एटॉमिक पावर है, एटमी ताकत है जी, मुसलमान दुनिया का दिल है, जियोपॉलिटिकली जो है दुनिया हमसे कोई दूसरी बात नहीं करती, तो हमारे हालात ये हैं। और ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स के अंदर 2025 में यानी हमारा ये नंबर आया है, जिसको आप कोट कर सकते हैं। अब टेररिज्म के थ्रू हमारी जो डेथ्स हुई है 45% 2024 में बढ़ी है, ठीक है, और अटैक जो है वो भी 2024 के मुकाबले में डबल हुए हैं हमारे। और इसमें हम देख रहे हैं जी टीटीपी शामिल है, आईएसकेपी शामिल है, हाफिज गुलबदीन ग्रुप जो है शामिल है, और ये वही है जिसको हम जब अफगान जिहाद यहाँ पे था या अमेरिका था तो हम ही इनको सपोर्ट करते थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए। इसके साथ साथ बीएलए जो है वो भी साथ में शामिल है बलोचिस्तान के एरिया के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि आइडियोलॉजी में तो फर्क है, बीएलए एक लिबरल आइडियोलॉजी या एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी रखती है, जबकि जैसे टीटीपी की बात करें या आईएसकेपी की बात करें तो ये बेसिकली जो है वो खिलाफत की या इस्लामिक आइडियोलॉजी की बात करते हैं, तो डिफरेंट है आइडियोलॉजीज यहाँ पे। अब स्टेट स्ट्रेटेजी और हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं कि स्टेट की क्या स्ट्रेटेजी रही है, तो स्टेट की एक सिंपल स्ट्रेटेजी है भाई ऑपरेशन कर दो, पहले उन्हें आने दो, ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन कर दो। यानी जब स्टार्ट है उस टाइम पर उनको कंट्रोल नहीं किया जाता और फिर जब मामला बढ़ जाते हैं तो ऑपरेशन किया जाता है। अब यही स्ट्रेटेजी हम ज्यादातर देख रहे हैं, लेकिन ये है कि इससे पहले बातचीत की जाती है कि भाई किस तरह बातचीत से मामला हल हों, लेकिन इस बार थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट हुआ, बातचीत से ज्यादा हटके उन्होंने डायरेक्ट जो है वो एक्शन की कोशिश की है, जिसमें आपने देखा कि वहां के लोकल जो इदारे हैं वो भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हमारी अपनी ही मिलिट्री को, तो इससे और ज्यादा उन्हें जो है वो कर्ज मिल रही है।
तो पीस टॉक्स इससे पहले भी फेल हो चुकी हैं। सवात का ऑपरेशन 2009 के अंदर हुआ, जरबेस 2014 के अंदर हुआ, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा जो है रिजल्ट नहीं ला सका। गो कि कहा जाता है कि भाई सवात का ऑपरेशन भी कामयाब रहा, जरबेस भी कामयाब रहा, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये कामयाब रहा तो फिर से दोबारा से यहाँ पे वापस क्यों आए। इसका मतलब हम जो है वो स्ट्रेटेजिकली इन चीजों को डील नहीं कर रहे लॉन्ग टर्म में, और सिर्फ शॉर्ट टर्म के सॉल्यूशंस के ऊपर जो है वो स्टेट काम कर रही है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं इस टाइम पे। अब आइडियोलॉजिकल डिवाइड भी यहाँ पे मौजूद है, और मिलिटेंट्स के अंदर जो है वो आइडियोलॉजिकल डिवाइड क्या है, यहाँ पे बेसिकली दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हम ये देख रहे हैं। एक है देवबंदी थॉट्स, यानी ये जो टीटीपी है बेसिकली ये देवबंदी थॉट्स की है, देवबंदी मदरसा की पढ़ी हुई है या जेयूआई के मदरसों से पढ़ी हुई है, आपको पता है ये तो कोई ढका छुपा नहीं है। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि अगर इनके साथ खास करके नॉर्थ वजिस्तान में इनका काफी ज्यादा प्रेशर है, तो इनके साथ अगर आप बातचीत करते हैं तो ये अप होल्ड करते हैं एग्रीमेंट्स को, यानी अपनी जुबान के पास रखते हैं, क्योंकि ये इस्लामी है तो इस्लामी होने के नाते थोड़ा सा मानते हैं। दूसरी साइड पर अगर हम बाजोड़ में या मोहम्मद के अंदर या सवात के अंदर बात करते हैं तो वहां पे सलफी हैं और पंजीरी आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है, यानी वहाबी आइडियोलॉजी ज्यादा है। अब ये जो आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी में वो कहते हैं भाई ये जो है वो ब्रेक करते हैं एग्रीमेंट्स, तो ये ज्यादा बातों को मानते नहीं है। तो अगर हम बाजोड़ में अब जैसे ऑपरेशन हो रहा है तो वहां पे अगर हम इनके साथ बातचीत करेंगे भी तो ये तो खारजी है जिनको नाम दिया जा रहा है जी खारजियों का, तो फिर ये तो बातचीत को मानेंगे नहीं, और ये जो है वो टेम्परेरी एक सीज फायर होगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होने लगा। न्यू पीस डील जो है अगर उसकी बात की जाए तो इस टाइम पे जैसे टीटीपी के साथ कोशिश की जा रही है कि भाई जो है वो रहबरी शुरा के साथ बातचीत की जाए और अवॉइड किया जाए एक लॉन्ग टर्म जो है यहाँ पे वॉर को या एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन को, क्योंकि ना तो वहां के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, ना रियासत पाकिस्तान जो है वो इसका बोझ उठा सकती है। जाहिर बात है बार बार का ऑपरेशन वहां के लोगों की जिंदगियां बहुत ज्यादा इससे मुतासिर होती हैं, ठीक है। तो फिलहाल तक अभी तक तो कोई एग्रीमेंट जो है वो नहीं हुआ, ठीक है, और ना ही ऑपरेशन कोई प्रॉपरली जो है चल रहा है, क्योंकि अभी इसके बीच में तकसीम है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी राय कुछ और है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कुछ और है। तो इस टाइम पे जो है वो हालात काफी ज्यादा मुश्किल हैं हुकूमत के लिहाज से, ठीक है। अब जो लोग हैं वो बेचारे यानी सिविल गवर्नमेंट के बीच में या आप ये कह लें सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट के बीच में फंस चुके हैं। तो सिविलियंस जो है वो ट्रैप हो चुके हैं अनसर्टेनिटी को देख के, भाई छोड़ें जाएं रुकें ऑपरेशन होगा नहीं होगा, तो ये बेचारे इस लिहाज से जो है वो काफी ज्यादा अपनी डिस्प्लेसमेंट को लेके अपनी डिस्ट्रक्शन को लेके परेशान है बहुत ज्यादा, ठीक है। और टीटीपी की जो हिस्ट्री रही है भाई वो वायलेट करते हैं एग्रीमेंट्स को, चाहे उनकी तरफ से हो या चाहे हुकूमत की तरफ से हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो ये भी नहीं जानते कि कल को उन्हें वापस आना है या नहीं। तो इस टाइम पे जो हम ये देख रहे हैं कि भाई जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर जो है वो पॉलिटिक्स की जा रही है, चाहे अब यहाँ पे वो पॉलिटिक्स एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो रही हो, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिक्स जो है वो पीटीआई की तरफ से हो रही हो, या जो है वो पॉलिटिक्स जो है यहाँ पे वफाक की तरफ से हो रही हो, ठीक है। तो तीनों ही इस टाइम पे जो है वो आमने सामने है, लेकिन कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं हो रहा कि कैसे जो है इस ऑपरेशन को लेके जाया जाएगा, क्योंकि अभी इस टाइम पे आप देख लें अगर मेजोरिटी में जो अवामी नुमाइंदे हैं उन इलाकों के, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो वो इस ऑपरेशन के खिलाफ हैं। तो जब अवामी नुमाइंदे जो है वो खिलाफ हैं तो एक्चुअली में फिर जाहिर बात है अवाम ही जब आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर कैसे आप वहां पे हो। तो एरियाज ही ऐसे हैं वहां पे आप कभी भी ऐसे ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते जहां पे आपको पब्लिक की सपोर्ट ना हो, और पब्लिक की सपोर्ट वैसे ही अवगत है पाकिस्तान के मिलिट्री के जो हिसाब किताब चल रहा है वहां पे उन एरियाज के अंदर, तो उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है और वहां पे स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं मिलिट्री के खिलाफ। तो ये भी काफी ज्यादा जो है वो खतरनाक है कि हमारी सिक्योरिटी की जो फर्स्ट लेयर है बॉर्डर के ऊपर वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है और आवाम की बिल्कुल भी सपोर्ट वहां पे जो है वो मिलिट्री को नहीं मिल रही। तो इसलिए मिलिट्री जो है वहां पे काफी कमजोर हो रही है और ये भी हमारी रियासत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा जरूर है, ठीक है। तो अब इसको कैसे जो है वो पोलिटिकली हैंडल किया जाएगा, क्योंकि जब तक पोलिटिकली हैंडल नहीं किया जाएगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये आज की डॉन ने जो है जी इसमें लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी न्यूज है मोदी टू विजिट चाइना फॉर फर्स्ट टाइम इन 7 years एज टेंशंस विद यूएस राइज, ठीक है। आपने देखा कि भाई यूएस ने कल क्या किया कि मजीद एक्स्ट्रा 25% जो टैरिफ है वो इंडिया के ऊपर लगा दिया। 25% टैरिफ पहले का लगा हुआ था और फिर क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई आप रशियन ऑयल परचेज कर रहे हैं तो रशियन ऑयल की वजह से हम आपका टैरिफ बढ़ाएंगे, तो उन्होंने 25% मजीद बढ़ा दिया। और फिर हमने देखा पूरी दुनिया ने इसको हेडलाइंस बनाया कि किस तरह से यूएस और इंडिया जो है उनके रिलेशंस न्यू लो पे आ चुके हैं, ठीक है। और हर एक ने रिपोर्ट किया कि कैसे इंडिया जो है वो अमेरिका की आंख का तारा था, लेकिन देखते ही देखते पिछले 3 महीनों में किस तरह से जो है वो अमेरिका ने इसको जो है वो नीचे फेंका है। और इसमें जो है वो अब इंडिया या मोदी साहब भी जो है वो नीचे पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दी कि भाई हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को जो है वो प्राइम रखेंगे, चाहे वो अगर हम पे टैक्स लगाते भी हैं लेकिन हम जो है वो अपने अवाम का मफाद देखेंगे, हम रशिया से ऑयल परचेज करेंगे। तो अब ऐसे प्रेशर में मोदी साहब जो है उनके पास क्या टैक्टिक है
उनके पास यही टेक्टिक है कि भाई उनको जिनके खिलाफ तैयार किया अमेरिका ने इतने सालों से, यानी चाइना के खिलाफ, तो वो चाइना से अपने मामलात को सेटल डाउन करे। जबकि हम ये देख रहे हैं कि चाइना की पॉलिसी के अंदर भी जो है वो तब्दीली आई है 2025 में। आपने देखा एक महीना पहले जिस तरह चाइना के सदर साहब ने जो है वो बयान दिया इंडिया के लिए कि भाई हम हालात नॉर्मल करना चाहते हैं, और उनसे बातचीत स्टार्ट हुई है। तो इससे हमें लग रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो है बर्फ पिघल रही है, और इसका लॉन्ग टर्म में अमेरिका को काफी ज्यादा थ्रेट होगा, और एक रीजनल जो है वो शिफ्ट होने जा रहा है, हम ये देख रहे हैं। तो मोदी साहब जो हैं वो विजिट करने लगे हैं जी चाइना का, और ये जो विजिट है ये कब होगा जी? अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 31 अगस्त को होगा। वहां पे जो एससीओ का जो समिट होगा तिनजिंग के अंदर, नॉर्मली आपको होता है जो जब भी एससीओ का समिट होता है तो सारे बड़े लीडर्स का मिलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे प्यूटन साहब के ऊपर पाबंदियां हैं, जी तो हर जगह पहुंच जाते हैं लेकिन कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, इसी तरह से जो है वो मोदी भी कभी इस तरह से इकट्ठे नहीं हुए। तो इस बार अगर ये तीनों इकट्ठे होते हैं, ठीक है, कहा यह जा रहा है कि प्यूटन भी आएंगे, तो ये बहुत ही पावरफुल गेस्चर बनेगा जिसे हम ये देखेंगे, और ये वेस्ट के लिए एक्चुअली में जो है ये थ्रेटनिंग पिक्चर हो सकती है अगर फ्यूचर में ऐसा होता है। ठीक है, कि फिलहाल शायद अमेरिका को इस चीज का एहसास ना हो रहा हो कि अगर वो इंडिया उसके हाथ से जाता है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि सालों उसने ऐसा किया, तो इस रीजन के अंदर सिर्फ सबसे बड़ा थ्रेट या सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इंडिया का है। अगर इंडिया प्रॉब्लम अपने सॉल्व कर लेता है चाइना के साथ, तो एक्चुअली में ये रीजन जो है वो बहुत आगे जा सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे अमेरिका का जो कंट्रोल है वो मिनिमम हो जाएगा इस रीजन के अंदर। तो मोदी साहब जो हैं वो उनका फर्स्ट विजिट होगा 2018 के बाद से, यानी 7 सालों में ये पहला विजिट, और खास करके 2020 की आपको पता है बॉर्डर क्लैशेस जो है वो काफी शदीद किस्म के हुए थे, उसके बाद से जो है वो मामलात जो है वो इन दोनों के बहुत ही ठंडे चल रहे थे। अब हम ये देख रहे हैं कि जब इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो यूएस के साथ नीचे जा रहे हैं, तो इसमें यूएस और इंडिया के रिलेशंस जो है वो बहुत अच्छे रहे सालों, इसलिए इंडिया ने कभी महसूस ही नहीं किया कि भाई उसे कभी भी चाइना से ताल्लुकात रखने की जरूरत है। इसलिए उसने हमेशा चाइना को जो है वो आंखें ही दिखाई हैं, वो भी दूसरे के कंधे के ऊपर रख के, हाँ जी, वेस्ट के कंधे के ऊपर, यानी मगरिब की जो है वो उसकी तरफ देख के उसकी सपोर्ट में, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, उनको देख के जो है वो चाइना को हमेशा इंडिया ने आंखें दिखाई हैं। ठीक है, अपने रीजनल जो नेचुरल एलाइज हैं, जाहिर बात है नेचुरल एलाइज हैं, बॉर्डर जो है इनके साथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो है उन्होंने इनको छोड़ा। तो ट्रम्प साहब ने जब आंखें दिखाई हैं तो इनको होश आया कि भाई अब हमें जो है वापस जाना पड़ेगा, और अब जो है ये भी कहा जा रहा है कि मजीद जो है इनके ऊपर टैरिफ लगेगा अगर अमेरिका जो है वो मजीद नाराज होता है। ठीक है, तो ऐसे में जो है इनके पास क्या है कि भाई ये डिप्लोमेटिकली जो है वो थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, और इनकी जो है वो कोशिश है कि भाई हम वापस एससीओ को थोड़ा सा जो है वो सेट करें, क्योंकि एससीओ भी आपने देखा, या ब्रिक्स के समिट में भी आप देखें कि उसमें भी कोई प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से। क्योंकि ब्रिक्स समिट में आप ये देखें कि ब्रिक्स हो गया या एससीओ हो गया, इन दोनों में सबसे मेजर रोल जो है वो रशिया और चाइना का है, लेकिन चाइना के साथ इंडिया की नहीं बनती, इस वजह से जो है ये बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे थे ये प्लेटफॉर्म। तो अब जो है ये कहा जा रहा है कि भाई अब ब्रिक्स या एससीओ जो है ऑलरेडी ही इनको एक अल्टरनेट के तौर पे नेटो के देखा जा रहा है, तो ऐसे में ये बड़ा थ्रेट पैदा कर सकता है अगर इंडिया भी इस ग्रुप का हिस्सा बनता है। ठीक है, तो इंडिया की जो टाइज हैं रशिया के साथ, वो कह रहे हैं भाई हम उसको उसी तरह से जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। आपको पता है इंडिया जो है वो असला भी सबसे ज्यादा खरीदता है, ऑयल की डील्स भी होती हैं, डिफेंस कॉपरेशन भी है, जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उनका है। इसी तरह से प्यूटन साहब भी जो है वो पुरानी यानी एक हिस्ट्री रही है 1950 से, हम ये देख रहे हैं कि रशिया और इंडिया जो है उसके ताल्लुकात रहे हैं। ठीक है, कुछ रिसेंट ईयर्स में कुछ थोड़ा सा ठंडे हुए, लेकिन फिर भी इनके ताल्लुकात हमेशा से ही रहे हैं, क्योंकि हमने जो है पाकिस्तान ने अमेरिका को चूज किया और इंडिया ने रशिया को चूज किया। तो अब हम ये देख रहे हैं फिर से वही शायद हमें हालात कुछ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा कि भाई ये कहा जा रहा है कि जो फील्ड मार्शल साहब है वो फिर से जो है वो इस वीक में अमेरिका जाएंगे और एक और उनका विजिट होगा, तो इससे पाकिस्तान को एक और चांस मिलेगा यूएस के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने का। ठीक है, और वहीं पे जैसे जैसे हम यूएस के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं, वहीं पे इंडिया जो है वो लूज कर रहा है, और इंडिया फिर इसके बाद इसका मतलब यही है कि वो दोबारा से पुराने अलाइनमेंट में जाएगा कि रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेवार करे, और रशिया ने हमेशा से निभाई भी है। वो कि अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं निभाई, लेकिन रशिया ने हमेशा, चाहे वो 1965 की वॉर हो, 1971 की वॉर हो, रशिया ने जो है वो इंडिया की सपोर्ट की है और हेल्प की है। तो अब देखना ये है कि आगे क्या नेचुरल अलाइनमेंट बनती है, लेकिन इससे जो है वो ग्लोबली एक नया जो है वो डायमेंशन आ सकता है, और अगर इंडिया जो है वो अमेरिका के हाथ से निकलता है तो अमेरिका को शायद, या अभी इस टाइम का अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका को इसका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिक इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे 64 बिलियन वर्थ के इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यूएस को हैं, तो 64 बिलियन डॉलर्स का इसका मतलब उसको जो है वो लॉस होने जा रहा है। ऐसा नहीं कि सारा ही लॉस होगा, जाहिर ही बात है तब भी लोग परचेज करेंगे, लेकिन कम हो जाएगा, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब प्राइसेस हाई हो जाएंगी टैरिफ की वजह से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इंडिया की इकोनॉमी की, 4 ट्रिलियन की जो है वो इकोनॉमी है जो कि बेसिकली एक्सपोर्ट्स के ऊपर बेस करती है। तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब 2024 का अगर हम डाटा देखते हैं तो यूएस को जो एक्सपोर्ट किया गया वो 81 बिलियन डॉलर्स का किया गया, जो जीडीपी का 2% है। जी हाँ, यानी कि जीडीपी का 2% सिर्फ अमेरिका को भेजा गया, ठीक है। और अगर टोटल ग्लोबल गुड्स के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो 443 बिलियन डॉलर्स की है, ठीक है। तो उसमें से ये इतना बड़ा शेयर जो है वो अमेरिका की तरफ गया। इसका मतलब ये है कि इंडिया और अमेरिका की अच्छी खासी ट्रेड है, और ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि भाई इंडिया को इससे असर नहीं पड़ेगा। इंडिया बहुत ज्यादा डैमेज होगा, इससे बहुत नुकसान होगा इंडिया का लॉन्ग टर्म में, ठीक है। लेकिन अब ये कैसे मैनेज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट द एंड अगर हम देखते हैं तो अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बेसिकली वो खुद भी परेशान है कि कैसे इसको जो है वो मैनेज किया जाए, और वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जो जीडीपी की ग्रोथ है उसको जो है वो इम्पैक्ट इसका ना हो, क्योंकि उन्होंने 6.5% जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 2025 के लिए रखी हुई है कि 2025 में हम इतनी ग्रोथ करेंगे। लेकिन अब जब इसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो गए तो अब ग्रोथ के ऊपर कितना असर आएगा, जाहिर बात है आएगा। अब ये देखना जो है बाकी है। तो फिलहाल जो है जी हालात ये चल रहे हैं। अब देखते हैं कि नए क्या जो है वो ब्लॉक्स बनते हैं आने वाले दिनों के अंदर, और उससे जो है वो क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।